अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिफ्यूजन से आगे की जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं ना, तो हमने एक बात की है कि भाई देर आर टू फैक्टर्स जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। एक टेम्परेचर है, दूसरा मास है। पेपर में कॉमनली जो इससे रिलेटेड सवाल हम देखते हैं ना, तो उसमें मास वाला कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा आता है। यानी कि हम मास की बेसिस पे ये डिसाइड करें कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है और किसका कम। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो काम है सारा वो केमिकल कंपाउंड्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें इन केमिकल कंपाउंड्स के मास निकालने आने चाहिए। अगर हम इनके मास निकाल लेंगे ना आसानी से, तो जाहिर है फिर हम आसानी से मास की बेसिस पे ये कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है और किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। तो हम यहाँ पे कुछ अभी एग्जांपल्स देखेंगे इस वीडियो में रिगार्डिंग कैलकुलेटिंग मास ऑफ सब्सटेंस। और ये क्योंकि हम एक सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल का मास हम बेसिकली निकाल रहे होते हैं, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अभी मैं कुछ बात नहीं करूँगा। मैं आपको फ़िलहाल के लिए बस ये बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जो है ना, ये सारे एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल में सब मेंशन्ड होते हैं, और इन एलिमेंट्स के साथ इनका एटॉमिक मास लिखा होता है। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास जो है ग्राम पर मोल में वो 16 है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो है वो एक एटम का मास ग्राम पर मोल में 14 है। सल्फर का जो है वो 32 होता है। और ये सब पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, ये आपको याद खुद ही हो जाते हैं विद टाइम, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री प्रैक्टिस करते हो। लेकिन पीरियोडिक टेबल क्योंकि पेपर में मिलता है, तो अगर किसी स्टूडेंट से याद नहीं हो रहा या उसको याद नहीं करना, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसका मजाक उड़ाने नहीं बैठ जाना है कि तुझे तो ये नहीं पता नहीं वो नहीं पता नहीं, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। फिर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, इसके एक एटम का 1 होता है। तो मैं इन्हीं को यूज़ करते हुए अभी आपको जो है ना कुछ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बता देता हूँ। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, O2, जो ऑक्सीजन है, जिसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम का जो मास है ना वो होता है 16। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के एटम के दो मास हैं। तो अगर एक एटम का 16 है तो दो का 16 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 32 है। तो ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वजन है, मास है, वो 32 है। हाइड्रोजन गैस के एक एटम का मास होता है 1, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का भी जो एक मॉलिक्यूल का मास है दैट इज 2। नाइट्रोजन हमारे पास है यहाँ, ठीक है। नाइट्रोजन के हमारे पास यहाँ पे दो एटम है, और नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14। तो दो का हो गया 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28। अब इसी तरह मैं जो है यहाँ पे सल्फर है SO2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बता देता हूँ। सल्फर जो है ना, यहाँ पे इसका मेरे पास इधर एक ही एटम है। ये जो SO2 है ना, इसका मतलब है कि मेरे पास सल्फर का एक एटम है जो कि ऑक्सीजन के दो एटम से बॉन्डेड है। तो सल्फर का यहाँ पे मेरे पास एक ही एटम है, और सल्फर के एक एटम का मास जो है वो 32 होता है। फिर ऑक्सीजन के जो है ना यहाँ पे दो एटम है, तो मैं सल्फर के, ऑक्सीजन के, और फिर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उन सब के मासेस को हम ऐड करते चले जाते हैं। तो सल्फर का यहाँ एक ही एटम है और उसका मास होगा 32। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम है और एक एटम का मास होता है 16, और यहाँ है दो एटम, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि आता है मेरे पास 32। और ये वाला जो 32 है इसको हम सल्फर के 32 से ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 64। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 64 है। और इसी तरह अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालूं, तो कार्बन के एक एटम का होता है 12। यहाँ पे CO2 कार्बन का एक एटम है, तो एक एटम का हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन के यहाँ दो एटम है, एक का 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 32 प्लस 12 इज 44।
फिर अमोनिया भी है यहाँ NH3, जो ये NH3 यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका नाम होता है अमोनिया, ये गैस होती है, ठीक है, NH3 जिसका फॉर्मूला है। तो अमोनिया का यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर मास निकाले तो नाइट्रोजन के यहाँ एक एटम है तो उसका 14 प्लस हाइड्रोजन के 3 एटम, एक एटम का होता है 1, 3 एटम है तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 प्लस 14 जो है 17 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाए जो इसी तरह निकाले जाते हैं, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल का मास आप ऐसे ही निकालते हो। फिर यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली कंपैरिजन करके चीज़ पूछी जाती है वो ये है यहाँ पे, जैसे कि विच गैस विल डिफ्यूज फास्टर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, शो योर वर्किंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में से कौन जल्दी डिफ्यूज करेगी। जब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन तो उसमें मास से रिलेटेड क्या बात करते हैं कि जिसका मास हल्का होगा, वो हल्की चीज़ है, वो तेज़ी से मूव करेगी। तो हम यही काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जिसका वजन कम होगा, जिसका मास कम होगा, जो लाइट वेटेड होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज होगा, वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी निकाले हुए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44, ठीक है, और अमोनिया दूसरा जो है उसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 17। तो क्योंकि लोअर मॉलिक्यूलर मास हम देख सकते हैं कि वो अमोनिया का है, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल से थोड़ा हल्का है कंपैरिजन में, तो इसीलिए जो अमोनिया है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज होगा। तो आपके पास जो अमोनिया है इट विल बी फास्टर क्योंकि इट हैव लोअर मॉलिक्यूलर मास कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कंपैरिजन में हैवियर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अमोनिया लाइट वेटेड है, तो लाइट वेटेड है तो वो जल्दी डिफ्यूज करेगी, ठीक है ना। अब डिफ्यूजन से रिलेटेड हमारे पास एक बड़ा कॉमन सवाल पेपर में कई दफ़ा आया है। अब इस सवाल के अंदर जो है मैं पहले आपको समझाऊंगा कि ये डायग्राम जो यहाँ पर है ना वो यहाँ पे क्या कर रही है, इस डायग्राम से ही रिलेटेड सवाल होता है और इस डायग्राम में हो क्या रहा है पहले मैं आपको ये समझाऊंगा और फिर इस डायग्राम से रिलेटेड हमारे पास डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट का क्या सवाल होता है, फिर मैं आपको इस बारे में बात बताऊंगा। देखो यहाँ पे हो ये रहा है कि हमारे पास एक हॉलो ग्लास की ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब है जो खाली है। उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, हमने एक कॉटन लिया और उसको डाल दिया NH4OH, एक केमिकल है उसके अंदर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इस कॉटन को सोक किया और यहाँ पे इस कॉटन को रख दिया और फिर हमने यहाँ पे लगा दिया एक स्टॉपर। स्टॉपर को हम लोग रबर बंग भी कहते हैं, रबर बंग। स्टॉपर लगा दिया, कॉटन वूल को यहाँ रख दिया, फिर हमने एक और कॉटन वूल लिया, उसको HCl में डिप करा और हमने उसे भी यहाँ रख दिया और फिर एक स्टॉपर इधर, यानी कि इधर भी एक रबर बंग हमने लगा दिया। तो हो क्या रहा है कि अब कोई भी चीज़ जब लिक्विड में डिप हुई होती है ना तो वो नेचुरली अपने कुछ पार्टिकल्स फिर रिलीज करने लगती है ड्यू टू डिफ्यूजन। तो वो पार्टिकल्स डिफ्यूज होकर जो है ना, जो यहाँ से पार्टिकल्स निकलेंगे वो सिर्फ यहीं जा सकते हैं क्योंकि ये 3 जगहों से तो बंद है, तो पार्टिकल्स को मूवमेंट की एक ही जगह मिल रही है। सेम इज द केस विद दिस कॉटन कि इसके पार्टिकल्स भी तीनों तरफ से तो कहीं नहीं जा सकते, पैक्ड हैं, तो इसके पार्टिकल्स भी इस तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली द पार्टिकल्स ऑफ NH4OH एंड द पार्टिकल्स ऑफ HCl दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। फिर ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं और जब ये पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ट्यूब के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वाइट कलर की रिंग बन रही है, सही है। तो ये सब इस डायग्राम में हो रहा है। अब एग्जामिनर हमसे जो सवाल करता है ना वो क्या कर रहा होता है, वो हमसे पूछता है 2 बातें। अब पहली बात तो ये पूछता है कि ये जो अंदर वाइट रिंग बन रही है ये वाइट रिंग किस चीज की है। तो इसके लिए आपको ज़ाहिर थोड़ी ज़्यादा केमिस्ट्री आनी चाहिए कि आप ये बात को समझ सको कि ये वाइट रिंग जो है किस चीज़ की बन रही है। तो वो मैं आपको खैर यहाँ बताऊंगा पहले कि वाइट रिंग किस चीज़ की बन रही है और उसकी इक्वेशन क्या है। लेकिन अगर आपने अभी इतनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है कि आपको ये नहीं पता कि इक्वेशंस वगैरह कैसे बनती हैं तो इसमें परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आगे के कॉन्सेप्ट्स में आपको पता चल जाता है कि इक्वेशन कैसे बनती है। और
यहाँ पे भी जो ये इक्वेशन बन रही है वो कैसे बनेगी, तो यहाँ जो दो चीज़ें एक दूसरे के सामने, दो केमिकल्स आ रहे हैं ना, उसमें एक NH4OH है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इनके रिएक्ट करने पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक है NH4Cl और एक बन रहा है H2। तो H2 तो हमें पता है पानी है। ये जो NH4Cl बना ना, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, और ये होता है एक वाइट कलर का सॉलिड। तो ये जो अंदर रिंग बन रही है ना, ये वाइट सॉलिड रिंग है ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो एक चीज तो एग्जामिनर इस सवाल में ये पूछता है, जो कि डिफ्यूजन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, दैट अ कॉटन सोक्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि क्या चीज अंदर जो व्हाइट रिंग बन रही है वो क्या चीज है, ठीक है। तो वो मैंने आपको भी समझाया कि वो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। कॉटन सोक्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्वस अमोनिया भी कहते हैं, एक ही बात है। Another cotton is soaked in hydrochloric acid, are placed on opposite side of the tube. Their fumes evaporate and meet at a point to form a white ring of solid ammonium chloride. ये बात मैंने आपको समझा दी और यहाँ लिखी हुई भी है। जो दूसरी चीज़ है ना, एक्चुअली डिफ्यूजन से रिलेटेड है यहाँ पे, वो ये है कि एग्जामिनर पूछता है कि ये वाइट रिंग यहाँ ही क्यों बनी है, ये वाइट रिंग यहाँ क्यों नहीं बन गई भाई, अंदर यहाँ क्यों नहीं बन गई, यहीं क्यों बनी है। तो अब इसमें आपको डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो पार्टिकल्स दोनों के डिफ्यूज करेंगे, लेकिन एक के पार्टिकल्स जल्दी डिफ्यूज करेंगे, एक के पार्टिकल्स स्लो डिफ्यूज करेंगे थोड़ा। क्यों? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स का MR है 35, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो पार्टिकल्स हैं उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5, विच इज बेसिकली MR। तो मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा है और इसका है कम, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपेरेटिवली लाइट है और HCl जो है वो भारी है कंपेरेटिवली थोड़ी सी। तो मूवमेंट तेज किसकी होगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, उसकी मूवमेंट तेज है। HCl के कंपैरिजन में HCl की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो है। तो यानी कि क्योंकि NH4OH के पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ अ लोअर मॉलिक्यूलर मास, तो जितनी देर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स यहाँ तक पहुँचेंगे उतनी ही देर में HCl के पार्टिकल्स यहाँ तक पहुंचेंगे। यानी कि कम टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो NH4OH के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि दे आर लोअर इन मॉलिक्यूलर मास, वो लाइट वेटेड हैं, कंपेरेटिवली हल्के हैं HCl के, तो वो कम टाइम में ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका ज़्यादा होगा। तो क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन NH4OH का ज़्यादा है और वो कम टाइम में ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं कंपेयर टू HCl, इसलिए जो ये वाइट रिंग बन रही है ये NH4OH से ज़्यादा दूर बन रही है और HCl से करीब बन रही है, क्योंकि उतने ही देर में HCl जो है वो सिर्फ इतना ही ट्रेवल कर सका क्योंकि उसका मास थोड़ा सा कंपेरिजन में ज़्यादा था NH4OH के। तो अब इससे रिलेटेड ये बात जो है मैंने आपको आगे बताई है, that as the particles of NH4 are smaller in molecular mass और mass। अब एक बात यह ध्यान में रखनी है कि इस तरह के सवाल से रिलेटेड अगर आप कोई आंसर दे रहे हो ना, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके मेजर करके भी साथ में अपने आंसर में बताओ, आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देगा कि नहीं यार स्टूडेंट से भी ये बात नहीं कर रहा, कंपेरिजन में विद नंबर्स ये कंपेयर करके हमें बता रहा है कि किसका ज़्यादा मास है और किसका कम। So as the particles of NH4 are smaller in mass, MR is equal to 35 compared to the particles of HCl, MR is equal to 36.5। मैंने मेंशन कर दिया है दोनों का MR। So the particles of NH4H will travel faster towards HCl. That is why the ring has formed further from NH4H but closer to HCl। तो HCl के करीब इसीलिए बना है और NH4OH से दूर इसीलिए बना है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन मैं वैसे भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ वापस से, मतलब पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो जब डिफ्यूजन की बात हुई भी है। सो कॉमन एग्जाम्पल डिफ्यूजन इंक्लूड द स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम वेर एवर द पर्सन गोज वंस इट्स अप्लाइड। परफ्यूम अप्लाई करते हैं उसकी स्मेल स्प्रेड होती है, तो इसीलिए क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके मिक्स होकर स्प्रेड हो जाते हैं। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इन द किचन दैट कैन बी स्मेल्ड थ्रू आउट द हाउस। तो घर के अंदर जब खाने की खुशबू स्प्रेड हो रही है, पार्टिकल्स खाने के जो है किचन से निकल के एयर से कोलाइड करके पूरे रूम में पूरे घर में फैल रहे हैं, तो ये भी डिफ्यूजन की ही एग्जांपल है। डिजॉल्विंग एंड डिफ्यूजन ऑफ शुगर कॉफ़ी एंड टी इन हॉट वाटर। जब आप चाय हो, चीनी हो,
कॉफ़ी हो, कुछ भी हो, जब आप इसको एक उसमें डालते हो किसी भी हॉट वाटर के अंदर, तो ये पहले उसमें जाके डिफ्यूज़ होते हैं, यानी कि इसके पार्टिकल्स अलग होते हैं, फिर वो पानी के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके जो है ना, पहले वो डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स वो जाके ब्रेक होते हैं पानी में, फिर इसके बाद वो पानी के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब भी एक सॉलिड चीज़ लिक्विड में जाती है ना, तो पहले वो डिज़ोल्व होती है, उसके बाद डिफ्यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डिफ्यूजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में बात थी, जो है मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमारे पास जो है ना डिफ्यूजन से रिलेटेड एक एमसीक्यू भी पेपर के अंदर 2-3 दफ़ा आया है कि एग्जामिनर आपसे पूछा था विच वन ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, और वो आपको 4 ऑप्शंस दे देता है ABCD पेपर 1 में। इसमें एक ऑप्शन होता है और बच्चा बहुत कॉमनली उसको सिलेक्ट कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। तो पहले मैं वो गलती समझा देता हूँ कि क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो ऑप्शन में क्या है। गलती की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो ये है कि देखो, अगर मेरे पास एक पेपर है और उस पेपर को जो है ना मैं फाड़ फाड़ के फैला दूँ, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या पेपर जो है ये डिफ्यूज़ हुए, स्प्रेड हुए, मिक्स हुए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिस इज़ नॉट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पार्टिकल लेवल पर होती है। डिफ्यूजन का मतलब ये नहीं कि मैं पेपर को फाड़ फूड़ के फैला दूं तो ये डिफ्यूजन है, ये सिर्फ गंदगी है, और आप एक घटिया काम कर रहे हो, कागज़ घर में फैला रहे हो, कमरे में फैला रहे हो, तो ये डिफ्यूजन नहीं है। डिफ्यूजन पार्टिकल लेवल पे होती है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हों, स्प्रेड हो जाएं, दिस इज डिफ्यूजन, एटॉमिक लेवल पे जो हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना ABCD, उसमें एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ पोलन्स फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। तो फूल के ऊपर आपको पता है पोलन्स होते हैं, वो स्प्रेड हो रहे होते हैं जगह जगह, तो भाई वो पार्टिकल लेवल पे थोड़ी हो रहा है, वो एक सब्सटेंस है जो हवा की मदद से या जो है इंसेक्ट्स वगैरह की मदद से वो चीज़ एक स्प्रेड हो रही है, तो दैट्स नॉट डिफ्यूजन। स्प्रेडिंग खाली हो रही है तो उसको आप डिफ्यूजन नहीं कहोगे। पार्टिकल लेवल पे अगर डिफ्यूजन हो, मिक्सिंग होती है, स्प्रेडिंग होती है, तो डिफ्यूजन हम उसको कहते हैं। तो बी वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिफ्यूजन से रिलेटेड तक जितनी बात थी वो सब कंप्लीट कर ली है, बाकी कंटिन्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।